थोड़ा सा हम लोग देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का एक ग्राफ होता है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक ग्राफ होता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और क्या होता है वो ग्राफ, जरा सा समझते हैं हम लोग। ठीक है चुनमुन। यस सर। वो ग्राफ जो है वो होता है बी वर्सेस एच का। और एच आप जानते हो, एच क्या होता है? एन आई। एन आई। हाँ। तो जैसे क्या है ना, मान लो कि एक सोलेनॉइड है, उसको आपने आयरन के ऊपर लपेट दिया। हम्म। इसके ऊपर लपेटा। आयरन। हाँ, आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। यस सर। तो अभी अगर इससे करंट फ्लो होगा तो एक जो वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो तो होगा ही, म्यू नॉट एन आई। हम्म। और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? एक तो म्यू नॉट एन आई, वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था ड्यू टू करंट वाइंडिंग्स, प्लस प्लस इसके जो नॉट। मटेरियल है खुद के, वो क्या हो जाएंगे? मतलब इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो अलाइंड हो जाएंगे ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और यस उसकी सर। वजह से एक एडिशनल टर्म आ जाता है ना, म्यू नॉट एम। एम। क्या आ जाता है? म्यू म्यू नॉट, नॉट। जिसको हम लोग बी एम भी लिखते हैं। हम्म। बी एम जो है, बी एम क्यों आया, किसकी वजह से आया? बी एम किसकी वजह से आया चुनमुन? म्यू नॉट एम। हाँ, म्यू नॉट एम ये किसकी वजह से आया? वो मैग्नेटिक मोमेंट्स के अलाइन होने की वजह से। हाँ। और ये वाला टर्म जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बहुत ही ज्यादा होता है। म्यू नॉट एम। म्यू नॉट, हाँ। बहुत ज्यादा होता है ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये चीज का। यस सर। अच्छा। तो अब देखो क्या है ना कि ये ग्राफ से समझिएगा बहुत बढ़िया से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इधर ये देखो, इसमें टर्म आ रहा है ना एन आई। मी नॉट हम्म। एन आई में क्या टर्म आ रहा है? एन आई। एन आई को ही हम लोग एच भी बोलते हैं। और इधर यस सर। एक्सेस पे हमने यही लिया है, एक्स एक्सेस पे यही लिया है एन आई, राइट। हम्म। तो ये बताओ, अगर हम स्टार्टिंग में तो मान लो कि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, सॉरी, करंट, एक सेकंड वेट वेट, स्टार्टिंग में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। अब जैसे जैसे करंट बढ़ने लगा तो क्या होगा? ये वाला वैल्यू बढ़ने लगेगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है। हाँ। और बढ़ने लगेगा तो फिर अलाइनमेंट भी बढ़ने लगेगा। अलाइनमेंट भी बढ़ने लगेगा ना, वो मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलाइनमेंट। हम्म। तो जैसे जैसे एच बढ़ेगा तो ये ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा। एच बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। यस सर। पर ये बढ़ते बढ़ते ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। अब ये बताओ ये कांस्टेंट क्यों हो गया? मतलब बाद में आप कितना भी बढ़ा रहे हो एच, ये नहीं बढ़ रहा है अभी। क्यों? सर क्योंकि बी सब इक्वल। अलग हो चुके हैं। हाँ। अब देखो, एक्चुअली एन आई बढ़ रहा है तो एन आई बढ़ने से ये बी बढ़ना चाहिए था। ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक टर्म और है, म्यू नॉट एम। हम्म। और म्यू नॉट एम होता है वो अलाइनमेंट की वजह से। यस सर। क्या हो गया, जब आपने एन आई बहुत बढ़ा दिया तो सभी अलाइंड हो गए। हम्म। सभी अलाइंड हो गए तो इसकी वैल्यू, म्यू नॉट एम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। हाँ। क्या हो गया म्यू नॉट एम का वैल्यू? बहुत ज्यादा। हाँ, तो अभी आप उसमें ये वाला टर्म म्यू नॉट एन आई वाला टर्म बहुत छोटा हो गया। तो इवन तो हम्म। एन आई बढ़ रहा है तो ये वाला टर्म बढ़ ही रहा है, पर वो म्यू नॉट एम के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। तो वो कोई खास इफेक्ट आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख नहीं रहा दिख। है। तो इसीलिए ये ऐसे कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग इसको बोलते हैं सेचुरेशन आ गया, सेचुरेट हो गया ये। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप एनआई को कम करते जाओ। क्या करते जाओ? कम। कम करते अगर जाएंगे
तो ये सेम वही वाला पाथ नहीं फॉलो करता है, वो सेम वही वाला पाथ नहीं फॉलो करता है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि सारे नहीं करेंगे वापस खुद को रिवर्स, कुछ ऐसे ही रह जाएंगे। हाँ, जैसे देखो आपने जो है ना वो जब करंट एच जीरो कर दिया, ठीक है, तो एच हम्म, जीरो कर दिया तो आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आपने सुना था कि अलाइनमेंट रह ही जाता है कुछ हद तक, राइट? हाँ। तो फिर पूरे डिसअलाइन नहीं होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक में पूरे के पूरे डिसअलाइन हो जाते हैं फिर, पर फेरोमैग्नेटिक में कुछ अलाइनमेंट रह ही जाता है। तो इवन दो आपने एच जीरो कर दिया बट स्टिल मैग्नेटिक फील्ड कुछ रह ही गया। हम्म। ठीक है, जी सर। ये वाले टर्म को बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। मतलब इसने रिटेन कर लिया, कुछ रिटेन करके रख लिया, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब अगर उसको जीरो करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? बी नॉट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स हो जाएगा तो अब वो धीरे धीरे वो एलाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की कोशिश करेंगे। हम्म। अगर आपने करंट रिवर्स कर दिया तो करंट रिवर्स कर दिया तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। यस सर। ये बी नॉट रिवर्स हो गया तो अब जो है वो धीरे धीरे जो पहले उल्टे डायरेक्शन में अलाइन थे वो क्या होंगे? वापस अपना डायरेक्शन रिवर्स करके अलाइन होने की कोशिश करेंगे। ठीक हम्म। है, तो आप जो है वो एच का वैल्यू और निगेटिव करते जाओ और निगेटिव करते जाओ, तो वो और निगेटिव होते होते ऐसे हो जाएगा। मतलब आपने एच का वैल्यू इतना निगेटिव किया तब जाके यहाँ पे बी का वैल्यू जीरो हुआ। आई बात समझ में? यस सर। और अगर एच की वैल्यू और निगेटिव करते जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 फिर से सेचुरेशन पे पहुंच जाएगा, हम्म। और फिर से सेचुरेशन पे पहुंच गया, पर इस बार अपोजिट साइड में हो गया। एच निगेटिव कर दिया आपने तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निगेटिव हो गया, ऐसे हो गया। आई बात समझ में? यस सर। पक्का? हम्म। अब एच का वैल्यू फिर से धीरे धीरे जीरो कर दो, तो एच का वैल्यू फिर से धीरे धीरे जीरो करेंगे तो क्या होगा? ये वापस फिर से। से वो रिटेन रह ही जाएगा कुछ, हम्म। लेकिन इस बार चूंकि वो बी निगेटिव है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिटेन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हुआ, राइट? यस सर। और फिर से अगर और बी फिर अगर एच पॉजिटिव कर देंगे तो फिर से ये बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा? फिर से सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। फिर से सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे हुआ? ऐसे, ऐसे से, ऐसे ऐसे, ठीक है। हम्म। तो ये वाला जो टर्म है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। और ये वाला जो टर्म है, मतलब निगेटिव वैल्यू ऑफ एच जो आपको अप्लाई करना पड़ा मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए, इसको हम लोग हम्म। बोलते हैं कोएर्सिविटी। ठीक है, यस सर। और ये एक लूप बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। नाम सुना होगा आपने। हम लोग कल देख रहे थे कि भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये हिस्टैरिसीस लूप होता है, बी वर्सेस एच का ऐसा ग्राफ होता है। ये ग्राफ समझ में आया था बढ़िया से चुनमुन? जी सर। अच्छा, अब देखिए ये जो है फेरोमैग्नेट्स दो तरह के होते हैं। फेरोमैग्नेट्स कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। अभी एक होता है आपका परमानेंट मैग्नेट्स, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो कैसा है कि एक का जो ग्राफ होता है, एक का ग्राफ ऐसा होगा, देखिए, बी वर्सेस एच। मैं दो ग्राफ यहां पे बना रहा हूं। एक ग्राफ है ऐसा,
एक ग्राफ ये है, हम्म। थोड़ा छोटा कर दें क्या? बाबा, क्या हो गया? क्या दब गया ऐसा? अच्छा, इसी इसी में बना लेते हैं। दूसरा ग्राफ जो है वो ऐसा है। हम्म। मतलब एक्चुअली इधर तो सेचुरेशन आ गया, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ऐसा। इन दोनों ग्राफ में आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? इनका साइज। एक जो है वो मोटा है, खाया पिया हुआ, हम्म। और एक जो है वो माल नूरिश्ड है, यस सर। के माल नूरिशमेंट का शिकार है। तो आपको बताना है कौन सा ग्राफ किसका होता है, मोटा वाला किसका होता है, पतला वाला किसका होता है। एक है ग्राफ उसमें परमानेंट मैग्नेट का, और एक है ग्राफ उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का। कौन सा ग्राफ ऊपर वाला मोटा वाला किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का या परमानेंट मैग्नेट्स का? बोलिए। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता होगा? परमानेंट जो मैग्नेट का जो हमेशा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे। अच्छा, हमेशा शो करे। दैट मीन्स जब हम एच की वैल्यू जीरो कर दें, जब हम करंट फ्लो कराना बंद कर दें, तो भी क्या होना चाहिए, उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए, राइट? नहीं। परमानेंट मैग्नेट में जब हमने करंट फ्लो कराना बंद कर दिया उसमें, तो अगर वो परमानेंट मैग्नेट उसको बना रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि करंट जीरो करने के बाद भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे ना, हम्म। राइट? तो यस सर। रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? क्या? उसकी रिटेंटिविटी, परमानेंट मैग्नेट की रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। रिटेंटिविटी क्या होता था? व्हाट इज अच्छा, रिटेंटिविटी? वो डिस्टेंस था जिसमें वो कितना वो रिस्टोर कर पा रहा था। रिटेंटिविटी ये था ना कि अगर आपने को। जब एच जीरो कर दिया, तो भी जब एच जीरो कर दिया तो भी वो कितना मैग्नेटिक फील्ड मतलब अभी भी क्रिएट कर रहा है, राइट? हम्म। यही था ना रिटेंटिविटी। हाँ, वो रिस्टोरिंग कितना हो पा रहा है। हाँ, रिटेन कितना कर रहा है, ठीक है। जो आपने एच जीरो कर दिया फिर भी मैग्नेटिक बिहेवियर वो कितना रिटेन कर पा रहा है। तो परमानेंट मैग्नेट का रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए ना। किसमें रिटेंटिविटी ज्यादा है, ये इस वाले ग्राफ में रिटेंटिविटी ज्यादा है या इस वाले ग्राफ में ज्यादा है? किसमें ज्यादा है? ऊपर वाले में। हाँ, ये मोटे वाले में है ना। हम्म। अच्छा, और परमानेंट मैग्नेट में अगर आप चाहते हो कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म कर दें, तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना पड़ेगा, यस सर। एच निगेटिव देना पड़ेगा। हम्म। इसको हम लोग बोलते थे कोएर्सिविटी। तो अगर परमानेंट मैग्नेट है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा उसका बी जीरो करने के लिए, राइट? यस सर। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो उसका कोएर्सिविटी भी कम ही होगा भाई, रिटेंटिविटी कम था, तो कम ही करंट फ्लो करा अपोजिट डायरेक्शन में, तो फटाफट उसका जीरो हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर, राइट? हम्म। तो ये जो मोटा वाला ग्राफ है वो किसका हो जाएगा? परमानेंट मैग्नेट। हाँ, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। हाँ। और ये किसका हो जाएगा? मै इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या काम होता है, क्या डिफरेंस, काम के हिसाब से क्या डिफरेंस होना चाहिए दोनों में? काम के हिसाब से दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए?
परमानेंट मैग्नेट है जो कि भाई परमानेंट ही वो मैग्नेट की तरह काम करे, राइट। हम्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग तब यूज करते हैं ना जब जरूरत पड़ा तो उसका स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट ये होता है कि भाई मान लो ऐसे करंट फ्लो करा दिया तो ये मैग्नेट की तरह काम करने लगा। और हम चाहते हैं कि अब ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करे, तो इसमें करंट फ्लो कराना बंद कर दिया, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, सच दैट कि इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं कि भाई अभी बंद कर दिया तो अभी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करे, या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे तो बहुत ही कम करे, ठीक है। या फिर इसमें अभी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि करंट फ्लो कराया था तो नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम चाहते हैं कि नहीं अभी रिवर्स कर दें मतलब नॉर्थ इधर हो साउथ इधर हो जाए, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये हो गया कि हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके पोलरिटी तुरंत रिवर्स कर पाए। जब स्विच ऑफ करना चाहें कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना बंद कर दे तो वो बंद करना ये करना शो करना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में देयरफॉर क्या होना चाहिए, रिटेंटिविटी भी कम होना चाहिए और कोएर्सिविटी भी कम होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैंने क्या बोला, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट में रिटेंटिविटी भी कम होना चाहिए और कोएर्सिविटी भी। हाँ लो रिटेंटिविटी और लो कोएर्सिविटी। तो इसका जो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना। यस सर। तो इसका एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप जो है वो कम है, ठीक है। हम्म। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप कम है। इसका एरिया ऑफ इसमें परमानेंट मैग्नेट में क्या है, इट इज। हाई रिटेंटिविटी। हाँ, रिटेंटिविटी, सॉरी। ये है रिटेंटिविटी, ये वाला जो चीज है ना ये है रिटेंटिविटी। मैं रेसिस्टिविटी बोल रही थी। हाँ मैं रेसिस्टिविटी बोल रही थी। रेसिस्टिविटी नहीं, रिटेंटिविटी, रिटेन करना। तो यहाँ पे हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी, हिस्टैरिसीस लूप का एरिया क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा। और यहाँ पे एक्चुअली एक चीज होता है कि जितना ही हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा होता है ना उतना ही हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा होता है। सो लार्ज एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब है, हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब ये है कि देखो बार बार जो अगर पोलरिटी रिवर्स कर रहे हैं तो बार बार पोलरिटी रिवर्स करेंगे तो उसमें एनर्जी लॉस होगा ना चुनमुन। यस सर। जैसे देखो फॉर एन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। ट्रांसफार्मर देखते हैं ना गली मोहल्ले में होता है। हम्म। तो ट्रांसफार्मर कैसा काम करता है, अभी आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे अ, बाद वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसमें क्या होता है, दो तरह का कॉइल्स होता है। एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल और दूसरे साइड में होता है सेकेंडरी कॉइल। ये समझेंगे आप बाद में, मतलब मैं बस ऐसे ही रफली बता रहा हूँ फिलहाल। तो प्राइमरी कॉइल से क्या होता है ना कि हमारा इनपुट करंट आता है, जैसे यहाँ आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा है उसे जहां से क्या बोलते हैं, जहां से एनर्जी सप्लाई आ रहा है, एनर्जी सप्लाई आ रहा है ऐसे प्राइमरी कॉइल में ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और ये होता है आयरन कोर, सुन रहे हैं आप। यस सर। ये जो होता है ये क्या होता है, आयरन का कोर होता है, क्या होता है, आयरन फोर। हाँ। और ये बीच में ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल।
हाँ, जो कि मतलब इंसुलेटर का काम करता है, जो कि शॉर्टेज वगैरह नहीं होने देता है। ठीक है। तो वो भरा होता है बीच में। अभी क्या होता है कि जब इधर से करंट आता है ना, तो ये सोलेनोइड जैसा हो गया ना। हम्म। क्या हो गया? सोलेनोइड। हाँ, सोलेनोइड जैसा। तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गोल गोल घूम के आ जाते हैं इधर से। इधर से ऐसे गए। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, राइट? हाँ। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर क्लोज लूप्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाते हैं, ऐसे गोल गोल घूम के आ जाते हैं। अभी क्या होता है, आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जो जा रहा है वो सेकेंडरी कॉइल से भी पास करता है। ठीक है। हम्म। सेकेंडरी कॉइल से भी पास करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लिंक्ड हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से। तो अभी हमारा जो सप्लाई आता है ना, जहां से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, तो वो अल्टरनेटिंग करंट आता है। कैसा सप्लाई आता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। हाँ। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग बैटरी से जो करंट आता है वो तो कांस्टेंट, उसका पोलरिटी चेंज नहीं होता है, राइट? जैसे मान लो कि आप बैटरी से जो है, मान लो बैटरी से आप नॉर्मली सर्किट को जोड़ दिए, तो उसमें जो करंट है वो उसका पोलरिटी तो नहीं रिवर्स हो रहा है, राइट? करंट का पोलरिटी रिवर्स जो बैटरी से आ रहा है करंट, उसमें नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो करंट आता है ना अपना, जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस हो रही है, तो आप अगले चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन लगातार, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहता है। क्या होता है? चेंज होता है। करंट का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है लगातार चेंज होते रहता है। तो उसमें क्या होता है ना, और तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका भी डायरेक्शन रिवर्स होता रहेगा बार बार। यस सर। उसका भी डायरेक्शन क्या होगा? बार बार। रिवर्स। हाँ, रिवर्स आना पड़ेगा। तो सेकेंडरी को उसी के हिसाब से जल्दी जल्दी एडजस्ट करना पड़ता है। और ये कितना बार चेंजेस होता है, लाइक जैसे हम लोगों के यहाँ पे 50 हर्ट्ज का अगर चल रहा है, सप्लाई आ रहा है, मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट होता है। मतलब 1 सेकंड में 100 बार ये पॉजिटिव निगेटिव होगा। ठीक है। एक बार में 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव, 1 सेकंड में इतना रैपिडली करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो सेकेंडरी को भी क्या होना पड़ेगा? उसके हिसाब से जल्दी जल्दी चेंज होना पड़ेगा, राइट? हम्म। अभी ये का, तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी वहां पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो जल्दी जल्दी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। तो वहां पे जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैसा फैक्टर होता है? बहुत ही और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाँ। तो हम लोग इसमें आयरन कोर में किस तरह का मटेरियल यूज करेंगे? मतलब जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हिस्टेरिसिस लूप होता है, मतलब ऐसा मटेरियल जिसके लिए ये लूप ऐसा बने, वो वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, या परमानेंट मैग्नेट वाला? इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है कि रिटेंटिविटी कम होता है, कोएर्सिविटी भी कम होता है। तो यस। जैसे करंट जीरो हुआ था, तुरंत इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये करना है तो उसको नलीफाई करने के लिए बहुत ही कम ही करंट चाहिए। तो इसमें जल्दी जल्दी ये होगा ना, मतलब इसमें जल्दी जल्दी रिटेंटिविटी भी कम है, कोएर्सिविटी भी कम है, तो इसमें जल्दी जल्दी स्विच कर पाएगा डायरेक्शन। ठीक है। तो इस वैसे मटेरियल्स जिसमें हिस्टेरिसिस लूप का ग्राफ ऐसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेट्स। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट मैग्नेट्स। हाँ। और वैस आ, एक सेकंड, क्या बोलते हैं? और और मैं इधर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे कुछ कुछ ये किया हुआ है, सब डिटेल लिखा हुआ है। मैं आपको तो बहुत सारा डिटेल्स है जो मेंशन्ड है। कहाँ गया यार? ओ हे प्रभु। हाँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हम्म।
हाँ देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो इसमें दो तरह का होता है, एक बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और एक को बोलते हैं, हार्ड। हाँ, एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, या इसको हार्ड फेरोमैग्नेट्स भी बोलते हैं। तो हार्ड फेरोमैग्नेट्स बोलते हैं जिससे परमानेंट मैग्नेट बनता है, उसका रिटेंटिविटी ज्यादा होगा, उसका कोएर्सिविटी ज्यादा होगा, हिस्टेरिसिस लूप का एरिया ज्यादा होगा, हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होगा। उसका एग्जांपल है जैसे एल्निको। एल्निको इज एन एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर। तो सिंपली आपको इतना सब कुछ डिटेल में नहीं याद रखना है, मतलब मोटा मोटी आप जानिए, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी, लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है, लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस, ये सब किस में होगा, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, जिससे कि परमानेंट मैग्नेट बनता है, ठीक है। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा, लो रिटेंटिविटी और ऑलमोस्ट नो रिटेंटिविटी, लो कोएर्सिविटी, लेस एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, लेस हिस्टेरिसिस लॉस। इसका इसका एग्जांपल है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलीनियम एटसेट्रा, ठीक है। यस सर। हाँ, और इसमें कैसा है ना कि कुछ कुछ मैं ये नोट्स भेज दूंगा, लेकिन कैसा है कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी हैं, जैसे ये वाला है, ये आपके काम का नहीं है इतना, तो मतलब ये वाला है, ये आपके काम का है। ओके, ओके, ये भी आपके काम का नहीं है। सो ये आपने देख लिया हिस्टेरिसिस लूप। रिटेंटिविटी को रेमनेंस भी बोलते हैं। रिटेंटिविटी देखो लिखा हुआ है, क्या है रिटेंटिविटी, द वैल्यू ऑफ बी एट एच इक्वल टू जीरो, जब एच को जीरो कर दिया उस समय जो बी का वैल्यू है उसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। और रेमेनेंस, रेमेनेंस मतलब जो बच गया, तो मतलब आपने एच जीरो कर दिया फिर भी बच गया इतना मैग्नेटिक बिहेवियर इसका, राइट। यस। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, देखो पूरा डिटेल लिखा हुआ है जो आपको बताया ऑलरेडी। जैसे बी इक्वल टू होता है बी नॉट प्लस बी नॉट एम, इसमें बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट होता है। और ये सब है लिखा हुआ, वैसे ही इधर देखिए, इधर लिखा है इसका भी, कहाँ गया, ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का भी सारा डिटेल लिखा हुआ है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता था कि अगर आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हो, तो वो सब डाइपोज जो होते हैं रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, और उससे उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है पूरा मटेरियल का, वो सम होकर के क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है, राइट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में। लेकिन यस सर। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो क्या होता है, वो अलाइंड हो जाता है, और फिर उसमें जो है वो ये मैग्नेटिक बिहेवियर करना शो करना शुरू कर देता है। तो इस केस में इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो नहीं आएगा। अच्छा, तो क्या होता है इससे, क्या होता था, हमने क्या देखा था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करने से बी क्या हो जाता है, स्लाइटली ग्रेटर देन बी नॉट। कल वो टेबल बना के दिखाया था ना, यस सर। तो बी ग्रेटर देन बी नॉट का मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। अभी एक चीज सोचो, आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब आपने एक चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस होता है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, तो जैसे वहां पे पढ़ा था डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ ई, राइट। किसके प्रोपोर्शनल होता है, हाँ। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ ई। सिमिलरली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ बी। अभी देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करने से पारा मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो एटम्स हैं अलाइंड हो जाते हैं, इससे उनका क्या होता है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ जाता है। हाँ, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी बढ़ जाएगा। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने पढ़ा था कि बी जो होता है वो स्लाइटली लेस देन बी नॉट होता है। बी क्या होता है डायमैग्नेटिक में, स्लाइटली लेस देन बी नॉट। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा। तो हम लोग इसको ये भी बोलते हैं कि भाई डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड।
बाय डायमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक में तो बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट होता है ना। यस सर। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना वो उसी से पास करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे देखो, मान लो आपने एक आयरन रॉड के ऊपर सोलेनॉइड बनाया है। इसके ऊपर बनाया है। आयरन रॉड। हाँ, मान लीजिए आपने एक आयरन रॉड के ऊपर ये वाइंडिंग्स आपने लपेटा है, ठीक है, ऐसे आयरन रॉड के ऊपर, आयरन रॉड के ऊपर। तो इसमें क्या हो जाता है? बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। यस सर। क्या हो जाता है अंदर में? बी वेरी 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 वेरी। ग्रेटर देन बी नॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और और तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जीरो। मतलब जितने भी सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ये आयरन वाले से होकर के ही पास करेंगे, बाहर से कुछ भी पास, नहीं करेगा। बाहर से कुछ भी पास नहीं करेगा। इसीलिए वो जो अभी ट्रांसफार्मर वाला एग्जांपल जो कुछ दिखाया था अभी, तो ट्रांसफार्मर वाले में क्या होता है ना कि जैसे ये आयरन कोर है, ये जैसे ये आयरन कोर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। यस सर। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग्स आपने इधर लपेटा, प्राइमरी वाइंडिंग्स लपेटा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो पता है वो क्या है? इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहा है, ये देख रहे हो आयरन में ही गोल गोल घूम के वापस आ जा रहा है। क्या हो रहा है? आपको क्या आयरन पे वापस आ रहे आयरन में ही गोल गोल घूम के वापस आ जा रहा है, वैक्यूम में नहीं जा रहा है। पता है क्यों? वैक्यूम में क्यों नहीं जा रहा है? आयरन से ही ऐसे गोल गोल घूम के वापस क्यों आ जा रहा है? इसीलिए कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होता है? वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऑलमोस्ट जा ही नहीं रहा है। तो जितने भी फील्ड लाइंस यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आयरन से ही गोल गोल घूम के वापस आ जा रहे हैं, बिकॉज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो सारे के सारे फील्ड लाइंस प्रीफर कर रहे हैं कि आयरन से ही ऐसे गोल गोल घूम के वापस आ जाए, बाहर ना जाए। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ। और अगर कुछ एक आध फील्ड लाइंस जाएंगे भी, कुछ एक आध अगर जाएंगे भी, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि लीकेज ऑफ फील्ड लाइंस हो रहा है। क्या हो रहा है? लीकेज ऑफ लाइंस। हाँ, लीकेज ऑफ फील्ड लाइंस हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जो डिटेल्स लिखा था, तो मैंने देखो हेडिंग देकर के लिख दिया है वो डिटेल्स। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल का भी डिटेल लिखा हुआ है, तो कि हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाता है। और थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, उतना का काम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा है, डायमैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल्स भी कुछ लिखा है, जैसे बिस्मथ है, कॉपर है, सॉरी कॉपर वाज नॉट, कॉपर इज नॉट पैरामैग्नेटिक, कॉपर इज डायमैग्नेटिक। मैंने कल के एग्जाम्पल में वो कॉपर को पैरामैग्नेटिक में बोल दिया था। कॉपर इज डायमैग्नेटिक, बिस्मथ इज डायमैग्नेटिक, लीड, नाइट्रोजन एट एसटीपी। तो ये सब जो है वो डिटेल्स लिखा है। डायमैग्नेटिक के लिए म्यू आर जीरो होता है। सो बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है, तो जो नहीं समझ में आया वो छोड़ दो। और जो आपको लगे कि यूजफुल चीज है वो लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। नोट्स में सारा पूरा कॉपी करने का जरूरत नहीं है, उससे फायदा नहीं होगा। मतलब पढ़ के आपको जो लगे कि मेरे काम का है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर शॉर्ट में ऐसा कुछ है तो वो लिख लीजिएगा। जैसे डायमैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो वो लिख लेना है। कुछ एग्जाम्पल्स है वो लिख लेना है, ठीक है। यस सर। जैसे ही लिखा है कि व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक मटेरियल का अगर बार है तो इट विल टेंड टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड वाले चीज से रिपेल्ड होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। इट विल टेंड टू मूव फ्रॉम हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो ठीक है, ये वाला लिख ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ ले सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। यस सर। ओके, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक हो गया, समझ गए। हम्म।
फेरोमैग्नेटिज्म में दो तरह के मटेरियल्स हो गए, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो दोनों का समझ गया प्रिंसिपल। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का बार बार डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे ट्रांसफार्मर में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वहां यूज करेंगे। और परमानेंट मैग्नेट्स कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हम चाहते हैं कि भाई एक बार बन गया तो बन गया, मैग्नेट की तरह हमेशा वो काम करे, इवन दो हम करंट हटा भी ले तो भी। तो वहां पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज करेंगे। क्लियर है? यस। बहुत बढ़िया। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया चुनमुन।